हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। थोड़ा सा लाइट का इशू है तो मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको दिखेंगी। तो क्लास होना तो ज़रूरी थी। हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सोल्डरिंग। एक बार आप सब कमेंट करके बता देना कि ये जो लिख रहा हूँ मैं वो दिख रहा है या नहीं, है ना? तो फिर आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करें। परफेक्ट है, ठीक है। सोल्डरिंग के बारे में हमने आपको कल बताया था। टाइप ऑफ सोल्डरिंग जो मशीन होती है उनके बारे में मैंने बताया आपको, मैकेनिकल सोल्डरिंग मशीन और इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग मशीन। मैकेनिकल में हमने आपको फिर बताया था हैचेट टाइप का और वर्गाकार टाइप के नोक का, है ना? तो हैचेट का नुकीला होता है, त्रिकोण होता है। उसके अलावा हमने सॉफ्ट सोल्डर और साथ में हार्ड सोल्डर के बारे में पढ़ा। हार्ड सोल्डर के बारे में पढ़ा। तो कल की क्लास मस्ट है, उसको आप लोग देखेंगे। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सोल्डर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और साथ ही साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटता है, क्या ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है, इसके बारे में हमने समझा था। आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो सोल्डरिंग में जो शोल्डर हम लोग यूज़ करते हैं सोल्डरिंग में, उसमें हम लोग फिलर वायर के अलावा, फिलर रॉड के अलावा, जो सोल्डर था वो आपका क्या था, फिलर रॉड था। इसके अलावा हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। पूरी की पूरी एक क्लास ले जाएगा आपका ये फ्लक्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी सभी ट्रेड के लिए, चाहे आप फिटर से हों, चाहे आप टर्नर से हों, चाहे आप मशीनिस्ट से हों, चाहे आप वेल्डर से हों, और साथ ही साथ आरएसी वाले बच्चों के लिए भी ये क्लासेस ज़रूरी हैं। अब देखिए, इसका फ्री यूट्यूब पे डालने का मेरा मेन मोटिव यही था कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक चैप्टर ऐसा है जिसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, हर जगह पे पेड है। पेड हमारी क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अलग अलग टीचर का कोर्स, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं से फ्री कंटेंट या यूट्यूब से, साथ ही साथ बुक से अपना स्टडी, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। उनको इस चैप्टर में दिक्कत होती है, तो उनके लिए है ये। इसके अलावा अगर आप फुल कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, चाहे वो आप फिटर ट्रेड के लिए, चाहे वो टर्नर ट्रेड के लिए, चाहे मशीनिस्ट के लिए, चाहे वेल्डर के लिए, चाहे आरएसी के लिए, सभी के लिए सेपरेट बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। पावर आ चुका है, अब मैं दिख रहा हूँ परफेक्ट, ठीक है। सॉरी। फ्लक्स हम लोग अगर देखें तो फ्लक्स है क्या? फ्लक्स, आपने आर्क वेल्डिंग हमसे पढ़ा, उसमें भी आपने देखा कि फ्लक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्लक्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। हमारी जो वेल्डिंग बन रही है, जो वेल्डिंग बीड बन रही है, या जो मोल्टेन पूल हमारा बन रहा है, वहां पे किसी प्रकार का हवा का कंटेमिनेशन ना हो पाए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके अंदर अटैक ना कर पाए, इसलिए हमारी वेल्डिंग जो है वो सेफ रहे। सेम वही पर्पज़ यहाँ पे भी है फ्लक्स का, है ना? तो फ्लक्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्लक्स जो है, जो उपलब्ध होते हैं मार्केट में, वो या तो पेस्ट फॉर्मेट में होते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? या तो पेस्ट फॉर्मेट में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं। किस फॉर्मेट में होते हैं? लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, या सॉलिड फॉर्मेट में होते हैं। अब सॉलिड का मतलब जैसे टिकिया। इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्था में फ्लक्स उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं। क्लियर है? तीनों अवस्थाओं में फ्लक्स उपलब्ध होते हैं। तो एक सवाल आपसे यही पूछेगा कि जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है वो किस स्टेट में मिलता है ना? आपको ये तो पता है ना कि जो आपकी सोल्डरिंग है वो क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट की एक वेल्डिंग का ही क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आने वाला प्रोसेस है ना? आप देखिए, जो फ्लक्स होता है ना, उस फ्लक्स का वर्क क्या है, काम क्या है? अगर आपसे सीधे पूछा जाए तो आप तीन शब्दों में बताएंगे कि प्रिवेंट ऑक्सीडेशन,
है ना, प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, साथ में इजी मेल्ट ऑफ फिलर मेटल, साथ ही साथ जॉइंट स्ट्रांग करने के लिए, किसके लिए, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। हम लोग तथ्यों पे बात करेंगे, कहानियां नहीं रहेंगी, लेकिन तथ्य जो रहे वो आपके एग्जाम में आएंगे। ये मैं 100% प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपके एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, बशर्ते इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, किसका, हमारा ही, है ना। जैसे सोल्डरिंग ब्रेजिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हो सकता है मैं एप्लीकेशन पे ही कराऊं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव मैं जरूर करूंगा, तो वो आप लोग देख करके जाइएगा। प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटीएम लिख दिया, इसका मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। मैं हिंदी में बता रहा हूं, ऑक्साइड के फॉर्मेशन से बचाना इसका काम होता है, किसका, फ्लक्स का। साथ ही साथ फिलर रॉड का, फिलर मेटल का को आसानी से पिघलाना, ये भी क्या होता है, इसका वर्क होता है ना। तीसरा काम क्या होता है, जॉइंट को स्ट्रांग बनाना, ये इसका काम होता है, किसका, फ्लक्स का। फ्लक्स के बारे में आपको पता हुआ, फ्लक्स का काम क्या होता है, जब आप शोल्डरिंग कर रहे होते हैं उस कंडीशन में ऑक्साइड के फॉर्मेशन को रोकना, साथ ही साथ फिलर मेटल को आसानी से क्या करना, पिघलाना, जिससे कि मेल्ट होकर के वो आसानी से आपके बेस मेटल से चिपक सके और आपके ज्वाइंट को क्रिएट कर सके। साथ ही साथ ज्वाइंट को स्ट्रांग बनाना, जो भी जोड़ आप बना रहे हैं सोल्डरिंग के द्वारा, उसके ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को क्या करना, इंक्रीज करना, यानी कि इंप्रूव करना। ये जो फ्लक्स होते हैं वो आपको पेस्ट, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का चुनाव हम लोग किन किन आधारों पे करते हैं, यहां से भी आपके सवाल बनते हैं, है ना। तो फ्लक्स का चुनाव, फ्लक्स का चुनाव किन किन आधारों पर किया जाता है, किन किन आधारों पर किया जाता है। देखिए, फ्लक्स के चुनाव के लिए हमारे पास सबसे पहला आधार है कि जिस आधार पर हम लोग किस प्रकार का फ्लक्स यूज करेंगे। फ्लक्स के प्रकार अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के फ्लक्स होते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो फैक्टर है जिससे आप फ्लक्स का चुनाव करेंगे वो क्या है आपका, वो है आपका सोल्डरिंग प्रोसेस। किस प्रोसेस से आप अपनी सोल्डरिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि किस टाइप की सोल्डरिंग विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो पहला क्या है, ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना, सोल्डरिंग प्रोसेस, है ना। इसके अलावा दूसरा नंबर क्या होगा आपका, फिलर मेल्टिंग पॉइंट। जो आप फिलर मेटल का यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इस आधार पर भी हम लोग फ्लक्स के प्रकार को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, है ना। और अकॉर्डिंग टू बेस मेटल, बेस मेटल का मतलब क्या है कि जिस मटेरियल को आप लोग जोड़ रहे हैं उसके आधार पर भी क्या हो सकता है, आपका फ्लक्स का चुनाव वैरी करता है। बेस मेटल यानी कि जो पेरेंट मेटल है, मूल धातु है जिसकी आप लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं, उसके आधार पर भी फ्लक्स का चुनाव वैरी करता है। आप फ्लक्स का सिलेक्शन उसके आधार पर करते हैं। अगले नंबर पे आए, बफरिंग हो रही है क्या, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, फ्लक्स के प्रकार पे। फ्लक्स के अलग अलग टाइप होते हैं। फ्लक्स के प्रकार, फ्लक्स के प्रकार, फ्लक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे दो टाइप से। आपको फ्लक्स तो अलग अलग मिलेंगे, जैसे जिंक क्लोराइड आपको मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार के फ्लक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे ओलिव ऑयल मिल जाएगा, रेजिन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें जिससे हमको समझने में आसानी हो पाए, और कई बार पूछा भी जाता है कि रेजिन जो है वो किस प्रकार का फ्लक्स है ना, HCl जो है वो किस प्रकार का फ्लक्स है, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इस प्रकार से भी आपके सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फ्लक्स है वो कौन सा है, कार्बनिक फ्लक्स। कार्बनिक मतलब क्या है, ऑर्गेनिक, है ना, इसमें कार्बन के कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इसका और हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बनिक वाले को हम लोग बोलते हैं कोरोजिव, यानी कि इस फ्लक्स से आपका क्या हो सकता है, जंग भी लगता है। यानी कि ऐसे फ्लक्स जिनका यूज करने से कोरोजन की संभावना बनी रहती है आपके मटेरियल में। और इसके अलावा दूसरा क्या है आपके पास, नॉन कोरोजिव। नॉन कोरोजिव, ये दो टाइप के आपके फ्लक्स देखने को मिलेंगे, दो टाइप के फ्लक्स। अब इस फ्लक्स के अंदर जब आप घुसेंगे, जब एंटर करेंगे, जब इस फ्लक्स के अंदर जाएंगे तो कार्बनिक में आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लेगा, कि जैसे कि आप पूछेगा कि जिंक क्लोराइड किस प्रकार का फ्लक्स है, तो आप क्या बताएंगे कि वो कोरोजिव है यानी कि कार्बनिक है। क्या बोलेंगे आप लोग, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड पहला नंबर पे। फिर आपसे ऑप्शन में देकर के पूछ लेगा कि अमोनियम क्लोराइड किस टाइप का फ्लक्स है ना? क्या पूछेगा, अमोनियम क्लोराइड दूसरा नंबर। अमोनियम क्लोराइड, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोरोजिव का है। तीसरे नंबर पे क्या है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या है इसके बारे में, क्या इसके नुकसान हैं जिसकी वजह से हमको ये पढ़ना पड़ रहा है नॉन कोरोजिव, तो कुछ फैक्टर इसके बारे में भी याद रखिएगा। जैसे अगर जब भी आप लोग कार्बनिक यानी कि कोरोजिव फ्लक्स का यूज करेंगे, उस कंडीशन में आपके बेस मेटल पर या ज्वाइंट पर क्या रहेगा, जंग लगने की संभावना रहेगी, जंग लगने की संभावना बनी रहती है। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि ये कोरोजिव है, इसका नाम ही क्या है, कोरोजिव है। इसीलिए इस फ्लक्स का जब भी आप यूज करेंगे तो आपके लिए सफाई मस्ट हो जाएगी। क्या जरूरी हो जाएगी, सफाई जरूरी हो जाएगी, सफाई जरूरी होती है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, बहुत ही शॉर्ट में है लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि हम लोग HCl देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, HCl। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं, कोई दिक्कत, नीचे होता चला जाएगा, फिर बाद में इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। अब पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं HCl। इसी में HCl किस टाइप का फ्लक्स है, कोरोजिव है ना, कोरोजिव है यानी कि अकार्बनिक है। अब देखिए HCl क्या है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप फ्लक्स यूज कर रहे हैं सोल्डरिंग में, अगर उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, एयर के साथ उसको जोड़ेंगे, जैसे ही एयर के साथ वो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, धुआं बन जाएगा। HCl होता किस फॉर्म में है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में होता है। अब प्लस एयर से मिलने से धुआं बन जाता है। ये पूछेगा कि किस प्रकार का फ्लक्स एयर के साथ मिलने से वेपर बन जाता है या क्या बन जाता है, धुआं बन जाता है ना, तो धुआं बन जाता है। और HCl फ्लक्स का यूज कहां पे करेंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, जिंक में करेंगे, है ना। सदैव जिंक की जब भी आप सोल्डरिंग करेंगे वहां पे फ्लक्स के रूप में क्या यूज करेंगे आप लोग, HCl यूज करेंगे। जिंक की सोल्डरिंग में यूज होता है। क्लियर है इतनी बात, HCl हो गया। आगे हम लोग बढ़े सेकंड नंबर पे, हम लोग ऐसे ऊपर खिसकाते जाते हैं, बाद में हम उसको छोटा कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा हमने क्या देखा था, जिंक क्लोराइड देखा था। जिंक क्लोराइड क्या है, एक व्हाइट कलर का सॉलिड क्रिस्टल होता है। क्या होता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड दूसरा फ्लक्स है। जिंक क्लोराइड किस फ्लक्स के अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा कोरोजिव फ्लक्स के अंतर्गत, यानी कि अकार्बनिक फ्लक्स के अंतर्गत। और जिंक क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्लस सॉलिड क्रिस्टल होता है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका कलर पूछा जाता है किस कलर का होता है, और इसका फेज भी पूछा जाता है। और कहां पे जिंक क्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, जितने भी फ्लक्स है उनका एप्लीकेशन खूब पूछा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछ लेगा कि जिंक क्लोराइड का उपयोग आप लोग कहां करेंगे, तो कहां करेंगे आप लोग, करेंगे इसका प्रयोग तांबा में, पीतल में, साथ ही साथ अब आप लोग इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं, टिन में कर सकते हैं। टिन में, टिन में यूज होता है। समझ में आया इतना जिंक क्लोराइड के बारे में। अगला आपके पास फ्लक्स क्या है, अगला है अमोनियम क्लोराइड। यही तीन चीजें तो हम लोग पढ़ी थी ना, किसमें,
आप इसको ऊपर फिर से खिसकाएंगे तो कोरोजिव यानी कि कार्बनिक में पहला हमने देखा जिंक क्लोराइड, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा HCl। अब इस प्रकार का सभी फ्लक्स में जंग लगने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इस फ्लक्स का जब भी आप यूज करेंगे सोल्डरिंग के बाद तो साफ सफाई मस्ट हो जाती है। HCl के बारे में हमने देखा तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और एयर से मिलने पर धुआं बन जाता है। जिंक की सोल्डरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? HCl का। इसके अलावा जिंक क्लोराइड का देखेंगे तो आप लोग ये व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है और तांबा, पीतल और टिन की सोल्डरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसको फिर से कलर चेंज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन तो आपको नहीं छूटेगा, ये तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी सीरीज आप लोग इसकी देख लेना, इसके पीछे की क्लास, इसके आगे की क्लास मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, चाहे फिटर की प्लेलिस्ट में डाल दूं, चाहे वेल्डर की प्लेलिस्ट में डाल दूं, हर जगह आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी क्योंकि सभी में कॉमन है। अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये भी गर्म, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना तो ये भी क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। और आपने देखा था कि जो HCl था वो एयर से मिलने पर वाष्प बन रहा था और जो आपका अमोनियम क्लोराइड था वो गर्म करने पर वाष्प बन रहा है, भाप बन रहा है। तो ये बार बार पूछा जाएगा कि किस फ्लक्स को गर्म करने पर भाप बन सकता है और किस फ्लक्स को हम लोग हवा में मिलाने से भाप बना सकते हैं। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को आप लोग गर्म करेंगे, गर्म होने पर भाप बन जाता है, भाप बन जाता है। की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम लोग? गर्म करने पर ये भाप बन जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग? पानी में मिलाकर करते हैं, है ना। पानी में मिलाकर सदैव इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी में मिलाकर यूज करते हैं। किस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड? तो स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में यूज होता है। एप्लीकेशन में इसकी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। होता है, ये भी की पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो हमारे जो है जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे जिंक क्लोराइड, चाहे अमोनियम क्लोराइड, जितने भी कोरोजिव फ्लक्स थे जो आपके यूज किए जाते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा। अगला हमारा टाइप था फ्लक्स का नॉन कोरोजिव। क्या था? नॉन कोरोजिव। इसमें किसी भी प्रकार का अम्ल और ना किसी प्रकार का क्षार होता है। जैसे कि उसमें आपने देखा कि हर जगह एसिड एसिड भरा पड़ा है, तो इसमें क्या है? इसमें कोई अम्ल, कोई अम्ल या क्षार उपस्थित नहीं होता है, या क्षार उपस्थित नहीं होता। इसका मतलब है कि जितने भी नॉन कोरोजिव फ्लक्स होंगे उसमें किसी प्रकार का एसिड नहीं होगा, है ना। अब देखिए, ये सारा का सारा फ्लक्स किस पर आधारित होता है? तो रेजिन पर आधारित होता है। अब रेजिन का सवाल बनेगा कि सर रेजिन क्या है? रेजिन है ना, नई चीज है। तो रेजिन निकाला जाता है, चीड़ का एक पेड़ होता है ना, वहां से निकाला जाता है रेजिन। तो इस प्रकार का नॉन कोरोजिव फ्लक्स क्या होता है? रेजिन पर आधारित होता है, रेजिन पर आधारित होता है। रेजिन पूछेगा तो कहां से निकलता है? ये चीड़ के पेड़ से, पेड़ से निकाला जाता है। और नॉन कोरोजिव फ्लक्स रेजिन बेस पर होता ही है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार की धातुओं पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसा कि आपने देखा था कोरोजिव में, है ना। वो क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, संक्षारण हो सकता है, जंग लग सकता है, इस प्रकार से सारी चीजें। लेकिन ये क्या करता है? किसी भी प्रकार से किसी भी धातु पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। तो धातुओं पर नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि सबसे सेफ है ये, नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लें तो इसमें किस प्रकार का फ्लक्स आता है? जैसे ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल। जैसे ओलिव ऑयल जो फ्लक्स है आपका, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? नॉन कोरोजिव फ्लक्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
बोरेक्स भी इसी के अंतर्गत आता है। बोरेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट। इसकी पीछे की कक्षा में हमने बताया था ना, बोरेक्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो बोरेक्स, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? बोरेक्स भी आ जाता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट भी इसको बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। बोरेक्स का दूसरा नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी पूछ लेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट भी बोलते हैं। और देखिए, बोरेक्स का प्रयोग हमेशा ऐसे मेटल पर करेंगे सोल्डरिंग में जब दो अलग अलग मेटल की वेल्डिंग करना हो। जैसे आपको तांबा और पीतल को आपस में जोड़ना हो, तांबा और टिन को आपस में जोड़ना हो। तांबा और तांबा को जोड़ना होगा जब, तब आप यूज नहीं करेंगे, तब तो वहां पे आप जिंक क्लोराइड यूज करेंगे, जो आपने पीछे देखा। जब आपको डिफरेंट मेटल की वेल्डिंग करनी हो, है ना, डिफरेंट मेटल की क्या करनी हो? सोल्डरिंग करनी हो, मेटल की सोल्डरिंग में किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? बोरेक्स या सोडियम बोरेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगले नंबर पे हम लोग बढ़ें, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अगले नंबर पे हम लोग बढ़े तो हमारे पास क्या आता है? रेजिन आ जाता है। इसका कलर चेंज करेंगे, इसका भी कलर चेंज करना था क्योंकि ये भी दूसरा ही था। बोरेक्स या सोडियम बोरेट। अब हम लोग कहां पे आएंगे? रेजिन पे आएंगे। रेजिन, ये दूसरा फ्लक्स हुआ आपका, किसमें? नॉन कोरोजिव में हुआ। ठीक है, अब रेजिन का प्रयोग हम लोग तांबा, पीतल, इन सब की सोल्डरिंग करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस रेजिन को हम लोग बिरोजा नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने देखा कि बोरेक्स को हम लोग सोडियम बोरेट बोलते हैं, उसी प्रकार रेजिन का अन्य नाम क्या होता है? बिरोजा। बिरोजा क्या है? अन्य नाम। अन्य नाम। इसको और किस नाम से जानते हैं? रेजिन को हम लोग बिरोजा नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग तांबा या पीतल, तांबा या पीतल की सोल्डरिंग में, सोल्डरिंग में करते हैं। किसमें करते हैं हम लोग? तांबा या पीतल की सोल्डरिंग में करते हैं। और रेजिन का अन्य नाम क्या होता है? बिरोजा। रेजिन के बारे में मैंने बताया कि रेजिन निकलता कहां से है, आपको मिलता कहां से है। ये सारे के सारे क्या है? रेजिन बेस फ्लक्स ही है, जो कि निकलता है आपका चीड़ के पेड़ से। अब रेजिन का मेल्टिंग पॉइंट खूब पूछा जाता है, तो कितना होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 80 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि इतने टेम्परेचर पे क्या करता है? ये पिघल जाता है, गल जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़े तो कुछ हमारे पास पेस्ट भी आते हैं। कुछ हमारे पास क्या आते हैं? पेस्ट फॉर्मेट में भी कुछ आते हैं हमारे पास नॉन कोरोजिव फ्लक्स। उनके बारे में पढ़ना है। पेस्ट में जैसे कि हमारे पास जिंक क्लोराइड है ना, साथ में रेजिन है ना, साथ में ग्लिसरीन, इन सबको मिला करके क्या बना दिया जाता है? एक पेस्ट बना दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। पेस्ट, पेस्ट फ्लक्स, पेस्ट फ्लक्स। अब ये पेस्ट फ्लक्स बनाया कैसे जाएगा? तो दो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका जिंक क्लोराइड, रेजिन है ना, किससे किससे? जिंक क्लोराइड, रेजिन प्लस ग्लिसरीन। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल आपको नहीं दिखेगा जो आपके किसी भी बेस मेटल को हानि पहुंचाए या जंग लगाए। ऐसा तो नहीं है ना। इन सब चीज़ों से हम लोग इसको बनाते हैं, किसको? पेस्ट को। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ आप देखेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान पे वायरों को, पतली पतली तारों को जोड़ने के लिए। आपने देखा होगा कि सोल्डरिंग करते समय जो रॉड होती है पिघलाने वाली, उसके अलावा एक छोटी सी बॉक्स में पेस्ट रखा होता है, डिबिया। तो पहले क्या करता है? उसको सोल्डर जो मशीन होती है, सोल्डर जो आयरन होता है, उसको उस पेस्ट में लगाता है। फिर आता है कहाँ पे? आपके फिलर रॉड पे टच कराता है। तो ये वही होता है ना। तो पतली तारों की सोल्डरिंग। बहुत भयानक गर्मी है, समझ लीजिए, एकदम हालत खराब है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो पतले वायर में सोल्डरिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पेस्ट का प्रयोग करते हैं। और जो पेस्ट आप लोग मार्केट में देखते हैं वो बना होता है आपका जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन, इन तीनों का मिक्सचर का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक टेलो नाम का भी आपने फ्लक्स सुना होगा। आपके एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में मिला होगा। क्या मिला होगा?
टेलो नाम का फ्लक्स, टेलो, टैलो नाम का फ्लक्स भी आपको देखने को मिला होगा, कई बार आपने देखा होगा। तो जब सिक्कों की सोल्डरिंग करते हैं, एक ही चीज पूछा जाता है, जो सिक्के होते हैं, जो आप क्वाइंस होते हैं, क्वाइंस की सोल्डरिंग करते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टैलो का। तो सिक्कों की सोल्डरिंग में यूज होता है। क्लियर? किसकी सोल्डरिंग में? सिक्के की। इसके अलावा एक और है छोटा सा नौसादर, इसको भी देख लीजिए। भाई अगर दो बार आप इसको देख लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो नौसादर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जोड़ की सफाई करने में प्रयोग करते हैं, या कलई करने में कहते हैं। ठीक है, क्या करने में करते हैं? या तो ज्वाइंट की, जोड़ की सफाई, या कलई करने में। और ये किस फॉर्मेट में हमको मिलता है? तो टिकिया, टिकिया होता है ये। ठीक है, नौसादर। लगभग सारे फ्लक्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे भाई उमेश, फैन चला दो दोस्त, हाल बेहाल है, नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ये सारा हमने पढ़ा, और छोटा करेंगे। ठीक है, अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा तो इसका आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। फिल्टर कीज, अलग इशू है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये आपने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग प्रोसेस। जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो कुछ प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि स्टेप्स होते हैं ना। सोल्डर करने के, ज्वाइंट करने के स्टेप्स होते हैं, जैसे आपने वेल्डिंग में देखा होगा। पहले उसकी साफ सफाई करते हैं, है ना, फिर जाकर के अर्थ क्लैंप लगाते हैं, इलेक्ट्रोड फंसाते हैं, फिर पावर सप्लाई को हम लोग ऑन करते हैं, करंट सेट करते हैं, फिर वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से सोल्डरिंग में भी कुछ प्रोसेस होती हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो सोल्डर को हीट अप करना। नंबर वाइज पढ़ेंगे इसको। तो जब सबसे पहला स्टेप्स होगा, स्टेप आप लिखेंगे इसमें, स्टेप, स्टेप वन क्या है? सोल्डर हीट अप, सोल्डर मशीन हीट अप। यानी कि सोल्डर मशीन को क्या करना है? सबसे पहले आपको गर्म करना है, और आप करते भी यही। सबसे पहले प्लग में आपने फंसाया सोल्डरिंग मशीन को, या मैकेनिकल टाइप की अगर आप सोल्डरिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो उसको आपने फर्नेस में डाला, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाता है आपके पास? स्टेप टू। स्टेप टू में क्या आ जाता है कि अब आप टिमिंग, टिनिंग करेंगे। टिनिंग का मतलब क्या है? कि टिप पर जो है सोल्डर की कुछ परत चढ़ी हुई है अगर, तो उसको साफ करना, रेती पर, फाइल पर, है ना। तो टिप की क्या करना है? टिनिंग। ये पूछेगा कि सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होती है हीटअप के बाद, तो टिनिंग किया जाता है। और टिनिंग का मतलब पूछेगा तो क्या करना है? टिप से सोल्डर की परत हटाना, परत हटाना। आपने कई बार देखा होगा कि सोल्डर में क्या करता है इलेक्ट्रिशियन, कहीं पे को घिसता है उसको, है ना, कोई फाइल पे या किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे घिसता है। किस लिए घिसता है? क्योंकि उसके नोक पर सोल्डरिंग की बहुत सारी परत चढ़ जाती है, जिससे कि वहां गर्म नहीं हो पाता है मटेरियल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिनिंग कहते हैं। फाइल पर करके हम उसको साफ करते हैं, या हम लोग नौसादर पर भी रख कर या रगड़ कर सोल्डर को पिघला देते हैं। ठीक है, नौसादर पर भी, नौसादर पर सोल्डर को पिघलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कहां पे? स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में क्या आ जाएगा आपका? ये पूछता है भाई बार बार। टैकिंग, सेम वेल्डिंग जैसा,
टैक, है ना, टैक आपने पढ़ा होगा, टैकिंग, जैसे वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, अलाइनमेंट से बचने के लिए, कोई अपने पास लंबी सी प्लेट है तो एक टैक यहाँ लगा दिया, एक टैक बीच में लगा दिया, एक किनारे लगा दिया और फिर वेल्डिंग करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से टैकिंग आपने नहीं की, इधर से आपने वेल्डिंग करना स्टार्ट किया तो थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, है ना, थर्मल एक्सपेंशन के कारण आपका मटेरियल ऐसे कहीं पे फैल जाएगा, कहीं पे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जब पहले से हम इसको ज्वाइंट करके रखेंगे तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? टैकिंग करना। और टैकिंग का फायदा क्या है आपका? अलाइनमेंट से, अलाइनमेंट को ठीक तरीके से बनाए रखना, अलाइनमेंट को बनाए रखना। तो अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पूरा पसीना हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैकिंग करते हैं। टैकिंग करने की विधि इसमें क्या होती है? सबसे पहले अगर कोई अपने पास लंबी प्लेट है, दो प्लेटों को अगर सोल्डरिंग करना है तो सबसे पहले बीच में हम लोग टैपिंग करेंगे। पहले कहाँ पे करेंगे? सेंटर में। तो सेंटर में पहले, फिर किनारों पर, फिर किनारों पर, ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ पे करेंगे? सेंटर में टैकिंग करेंगे, फिर किनारों पर करेंगे। ये भी पूछ सकता है कि टैकिंग करते समय सोल्डरिंग में सबसे पहले कहाँ पर टैकिंग की जाती है? तो ऑप्शन में रहेगा किनारे पर, या बीच में, सेंटर में, या दोनों जगह, कहीं भी। इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखने को मिल सकते हैं। फोर्थ स्टेप क्या आता है आपके पास? फ्लोटिंग। स्टेप फोर्थ क्या आता है आपके पास? फ्लोटिंग। बस किया जाए, हालांकि सोल्डरिंग अभी थोड़ा सा बाकी है, 2-4 मिनट का और है, खत्म करके ब्रेजिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट नहीं आई है, इन्वर्टर का ही है सब। तो ये समझ में आया। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? फ्लोटिंग है ना। जोड़ बनाकर थोड़ी देर तक उसको पकड़ के रखना जिससे कि छूटे ना, वो फ्लोटिंग कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ें तो कुछ लाभ और कुछ हानि है आपके किसके? सोल्डरिंग के। हालांकि ये कहानी है, यहाँ से आता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले आएगा भी तो आप लोग कर लोगे यार, लेकिन चलो मैं लिखा देता हूँ। अब लाभ क्या है? लाभ इसका यही है कि जैसे वेल्डिंग वगैरह आप लोग करते हैं तो 2000, 3000, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लो टेम्परेचर पर, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या है आपका, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जोड़ बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा इसका फायदा तो यही है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वेल्डिंग का प्रकांड विद्वान नहीं है, तो वो भी कर सकता है ना। सोल्डरिंग आप भी कर सकते हो, पहली बार वेल्डिंग में एडमिशन भी नहीं हुआ है आपका, आप टेक्निकल नहीं हो, तब भी आप कर सकते हो। तो यानी कि नो स्किल, किसी भी प्रकार की किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है, नो स्किल, है ना। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब आप लोग समझना। तो मतलब कि किसी प्रकार का अगर अनस्किल्ड वर्कर भी है तो क्या कर सकता है? वो जो है आसानी से सोल्डरिंग कर सकता है। और इसके लाभ क्या हो सकते हैं कि छोटी छोटी पतली पतली वायरों की वेल्ड ज्वाइंट आसानी से बना सकता है। ये छोटी पतली प्लेट या तारों को आसानी से, आप वेल्डिंग से जोड़ के दिखाओ, नहीं हो पाएगा ना, आसानी से जोड़ सकता है। समझ में आया। अगर हम लोग हानि की बात करें तो हानि में तो सबसे पहला यही आ जाए कि यहाँ पे आप देखेंगे छोटी पतली या हल्के तारों की वेल्ड ज्वाइंट कर सकता है। तो नुकसान तो यही हो जाएगा सबसे पहला इससे कि भारी तथा मोटी प्लेटों की इससे जोड़ नहीं बन सकता, है ना। तो भारी एवं मोटे प्लेट को नहीं जोड़ा जा सकता, है ना। वहां पे ये तो इसका फायदा भी हो गया, लेकिन इसका नुकसान भी हो गया। साथ में इसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ही कम होता है, मतलब कि मजबूती, मजबूती क्या होती है इसकी? बहुत ही कम होती है। ये इसके कुछ लाभ और कुछ हानि है। क्लियर है साथी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो एक छोटा सा हम आपको लिखाना चाहेंगे PbSN, है ना, यानी कि लेड और टिन के अलग अलग मिश्रण पर
कितना परसेंट कितना रेशियो है, इस आधार पर भी आपके अलग अलग सोल्डर आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको देखने को कौन सा मिलेगा, सॉफ्ट सोल्डर मिलेगा, जिससे कि हम जिसके बारे में कल हमने बताया था कि सबसे मैक्सिमम आप उसी का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए सॉफ्ट सोल्डर जो रहेगा 40 और 60, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट सोल्डर, और इसी का यूज का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिकतम यूज इसी का होता है। फिर हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, 50 लेड, 50 ये परसेंट है ना, 50% लेड और 50% टिन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम सोल्डर, मीडियम सोल्डर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अगर आपने 60% क्या दे दिया उसको, लेड दे दिया, और 40% आपने क्या दे दिया, टिन दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर आपने 70% दे दिया, क्या आपने लेड दे दिया, और 30% आपने क्या दे दिया आपने टिन दे दिया, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लम्बर सोल्डर के नाम से जानते हैं। सोल्डरिंग आपका खत्म। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, ब्रेजिंग में। ब्रेजिंग बेसिकली सोल्डरिंग जैसे कच्चा टांका हो जाता है, ब्रेजिंग उससे हार्ड हो जाता है ना, पक्का टांका होता है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों और चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सारी चीज़ें करें आप लोग। इसके अलावा फुल कोर्स के लिए आप लोग एप्लीकेशन पे विजिट करें, वहाँ पे हर एक चैप्टर की डिटेल क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।